दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की जो जीएस पॉइंटर की बुक आती है उसका 2023 का लेटेस्ट वर्जन। इस बुक के अंतर्गत जितने भी जो जीएस पॉइंटर अर्थात वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे, जिनको हम भारतीय प्राग इतिहास का पिता भी कहते हैं। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे यह भारतीय प्राग इतिहास के पिता थे और यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 30 मई 1863 को इन्हें तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से एक हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, जिस कारण इन्होंने इस पर रिसर्च किया और हम इस कारण इनको भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहते हैं। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किस व्यक्ति ने किया था त्रियुगीय विभाजन? थॉमसन ने किया था। देखो, ये जो थॉमसन थे ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति थे और ये जो कोपेनहेगन है ये डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क की राजधानी के अंतर्गत सन 1836 में इन्होंने एक त्रियुगीय विभाजन किया। किस किस का? पाषाण का, कांस्य का और लोहे युग का। इन तीनों युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जी हाँ, जो मध्य पाषाण काल है उससे हमें पशुपालन के साक्ष्य अर्थात एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एविडेंसेस कहाँ से प्राप्त हुए थे तो आंसर होगा आदमगढ़। जो आदमगढ़ है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है और यहीं से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के एविडेंसेस प्राप्त हुए। कहाँ से? आदमगढ़, मध्य प्रदेश से। और पशुपालन के प्रमाण पत्र मतलब कि एविडेंसेस किस काल में मिले? आंसर होगा मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पानी मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय, नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए? तो आंसर होगा महदहा और सराय नाहर राय। ये दो जगह ऐसी है जहाँ से हमें हड्डियों के उपकरण प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी? महदहा और सराय नाहर राय। जो ये महदहा है यह प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ती है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हड्डियों के उपकरण के प्राप्त हुए वो महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए और कहाँ से प्राप्त हुए? अभी बताया, सराय नाहर राय और महदहा से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो आंसर होगा दमदमा। जो दमदमा है यहाँ से हमें एक ही कब्र के साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं, अर्थात एक ही कब्र के अंतर्गत 3 मानव कंकालों को दबाया गया था दमदमा के अंतर्गत। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि हड्डियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो एक होगा सराय नाहर राय, दूसरा महदहा और तीसरा दमदमा। दमदमा की एक खासियत यह है कि यहाँ से एक ही कब्र के अंतर्गत 3 मानव कंकाल अर्थात 3 डेड बॉडी मिली हैं। नेक्स्ट, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। जो नवपाषाण काल है इसमें मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया था, इसलिए हम कहते हैं कि जो खादानों की कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। और इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था, अर्थात नवपाषाण काल में मनुष्य ने 2 चीज़ों की खोज की थी। एक पहिए का आविष्कार किया था और दूसरा उसने कृषि प्रारंभ कर दी थी। और कृषि अर्थात खादानों में जो सबसे पहले एविडेंसेस हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं जौ अर्थात बारले के। उसके बाद गेहूं के भी उसी टाइम के प्राप्त हैं और कपास के। तो ध्यान रखना कि मनुष्य ने जो सबसे पहले खाद्यान्न अर्थात कृषि प्रारंभ की थी वह जौ अर्थात बारले की थी। जौ अर्थात बारले, उसके बाद गेहूं, फिर कपास। ठीक है। तो नवपाषाण काल की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है, एक पहिए का आविष्कार, दूसरा खेती का आविष्कार। और खेती में जो सबसे पहले एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं वो हमें जौ अर्थात बारले के प्राप्त हुए हैं। और ये जो एविडेंस हैं मेहरगढ़
पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। देखो, पाकिस्तान के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंतर्गत पड़ती है मेहरगढ़। तो ध्यान रखना कि जो सबसे पहले खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए वो पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और खेती कौन सी थी? जो अर्थात बारले की। किस काल में की गई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दूसरा काम मनुष्य ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए नर्मदा घाटी से। जो नर्मदा घाटी है वहां से हमें प्रथम मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए, अर्थात जो भारत में फर्स्ट टाइम डेड बॉडीज वगैरह प्राप्त हुई वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो आंसर होगा जो कि हम जान चुके हैं। जो अर्थात बारले। जो अर्थात बारले की खेती थी यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंतर्गत एक जगह पड़ती है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में इस जो के एविडेंसेस प्राप्त हुए। और किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल में। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो वे लहुरा देव से। जो लहुरा देव जगह पड़ती है यहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लहुरा देव। देखो, नई नई रिसर्च होती रहती है, तो जो नवीनतम खोजों के आधार पर बताया गया है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत लहुरा देव से मिले हैं। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष्य मिले हैं खेती के वह लहुरा देव उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और ये लहुरा देव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और ये साक्ष्य किस फसल के थे? तो आंसर होगा चावल के, क्योंकि यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच में हमें चावल के एविडेंसेस प्राप्त हुए। लेकिन इससे पहले हम क्या मानते थे? मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। गेहूं और जौ के, ध्यान रखना जो भी लिखा रहता है, गेहूं और जौ के जो साक्ष्य हमें मिलते थे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में मिलते थे। लेकिन वर्तमान खोज के आधार पर आंसर होगा लहुरा देव अर्थात संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और किस फसल के एविडेंसेस मिले हैं? तो आंसर होगा चावल। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया, इनमें से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो आंसर होगा बागोर। जो बागोर है यह राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, अर्थात पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह राजस्थान के बागोर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लोह युग, इनमें से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो जो चालकोलिथिक युग है वह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, अर्थात जो ताम्र पाषाण युग है उसको हम चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कलिमंगा, इनमें से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष है ये प्राप्त हुए। तो आंसर होगा मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है यहाँ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की जो संस्कृति है इसके एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था HD सांकल्य ने। जो HD सांकल्य थे इन्होंने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था, और नवदा टोली मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। जो मृतक को दफनाने का स्थान के रूप में पहचान की गई थी, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट, राक का टीला, बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है वह कौन सा है? अर्थात आपको बताना है कि राक के टीले से संबंधित कौन है। तो आंसर होगा संगनकल्लू। जो ये संगनकल्लू है यह कर्नाटक के मैसूर राज्य के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, वेल्लारी जनपद।
इस वेल्लारी जनपद के अंतर्गत एक जगह पड़ती है संगनकल्लू। इसी संगनकल्लू नाम की जगह से हमें राख के टीले के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो राख के टीले से संबंधित है वह कौन सा स्थान है, संगनकल्लू। और यह कहां पर पड़ता है, कर्नाटक शहर में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में। ठीक है, तो वेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नाम का स्थान है। नेक्स्ट, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा गुफाओं के जो शैल चित्र होते हैं उनको लेकर भीमबेटका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये अब्दुल्लागंज रायसेन अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो आंसर होगा भीमबेटका। अभी बताया कि जो भीमबेटका है वह शैल चित्रों के लिए फेमस है और इसलिए हमारे भारत में जो सबसे अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वह भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और यह स्थान प्राग ऐतिहासिक जो चित्रकला थी उससे संबंधित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो भीमबेटका है वह किस लिए फेमस है। तो आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक चित्रकारिता के लिए यह फेमस है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे एक परीक्षा में पूछा भी गया है, जैसे अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती, इन चारों स्थानों में से वह स्थल कौन सा है जिसमें प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। तो आंसर होगा भीमबेटका। तो भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और इसमें गुफाओं के जो शैल चित्र होते हैं उनकी चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा। तो आंसर होगा वी.एस. वांककर। जो वी.एस. वांककर हैं इन्होंने भीमबेटका की गुफा को सबसे पहले देखा था और इन्होंने जब गुफा के शैल चित्रों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चीज़ें हैं, मतलब जो इसकी चित्रकारी है वह प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। इसलिए उन्होंने इस महत्व को समझते हुए यह कहा कि जो भीमबेटका की गुफा है यह प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, गोरिक मर्दभांड पात्र अर्थात OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। जो हस्तिनापुर है यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मेरठ के पास में पड़ता है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो ध्यान रखना, जो महाराष्ट्र के लोग थे वे मरे हुए शव को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। और किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती थी दफनाने की? ये होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछी गई है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो मृतकों को दफनाया जाता था वह किस काल के लोगों के द्वारा दफनाया जाता था। तो आंसर होगा ताम्रकाल के। और ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग ऐसा करते थे। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की, इनमें से वह स्थान कौन सा है जहां पर मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल के भी अवशेष मिले हैं, अर्थात जो कुत्ते के कंकाल के समाधान है वो भी प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा बुर्जहोम। जो बुर्जहोम जगह है यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ती है और यहाँ पर मानव के कंकाल को जब दफनाया जाता था, अर्थात जो मानव का शव होता था उसको जब नीचे दफना देते थे उसके साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मानव के शरीर के साथ कुत्ते के एविडेंसेस भी कंकाल के रूप में कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। नेक्स्ट, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकल्लू, इनमें से गरत आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर होगा बुर्जहोम से। जो बुर्जहोम है वहाँ से हमें गरत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट, चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। आंसर होगा टेराकोटा कला के लिए। जो टेराकोटा कला है इसके लिए चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। यह चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो विद्याधारी नदी थी उसके पास में पड़ता है। तो ध्यान रखना, जो चंद्रकेतुगढ़ है यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। तो गणेश्वर किस लिए फेमस है?
ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट, विंध्य अक्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं, तो आंसर होगा लेखहिया। जो लेखहिया है यहां से हमें सबसे अधिक मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं और ये कहां पर पड़ता है? विंध्य अक्षेत्र में। नेक्स्ट, नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन अक्षेत्र में भोजन की कमी हो जाने के कारण लोगों ने गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया। यह अवधारणा किसने दी थी? तो जी.आर. शर्मा ने। जी.आर. शर्मा ने कहा था कि जब नूतन भूतन काल में सूखा पड़ गया था तो उस समय विंध्यन अक्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के अक्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया था। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभिन्न मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आंसर होगा जॉन मार्शल। जो जॉन मार्शल हैं वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो आंसर होगा भोपाल में। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो पाषाण काल से संबंधित इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा सैंधव सभ्यता और संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपने इस लेक्चर को सही से देखा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद अपना जो भी सटीक आंसर आपको लगता होगा वो देना है। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात डॉक्टर विष्णुधर वानंकर। जो डॉक्टर विष्णुधर वानंकर है इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। आपको यह भी बताना है कि भीमबेटका किस काल के लिए फेमस है, भीमबेटका में किस प्रकार की चित्रकारिता की गई है और भीमबेटका कहाँ पर पड़ती है। देखो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने की कोशिश करोगे तभी आपको अभ्यास होगा। ऐसे वीडियो का जो लेक्चर होता है वो देखने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा ताकि आप लंबे टाइम के लिए मेमोराइज कर सको किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती थी? ऑप्शन ई, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर स्थान लिखे गए हैं, उनका टाइटल लिखा गया है कि भाई किस प्रकार ये फेमस है। जैसे बुर्ज होम है, किस लिए फेमस है? चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, ये सब किस किस चीज़ों के लिए फेमस हैं। इनका जो सही सम्मेलन है वो करना है आपको। जो भी आपको इसका सटीक आंसर लगता होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।